जब जर्नी लंबी हो जाती है और हम बार बार असफल होते हैं तो सर हर दिन आपको रो के ही सोना होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि सर यदि आप एक साल में सफल हो गए तो सर कोई रोना नहीं, आप तो निकल गए। लेकिन क्योंकि सर मेरी जर्नी 10 वर्ष की थी, मुझे लगातार मेंस में भी फेलियर मिले हैं, मुझे लगातार इंटरव्यू में फेलियर मिले हैं। अब टॉप से गिरते हैं धरातल पे, फिर अपने आप को उठा के फिर से टॉप पर ले जाना। आपको हर दिन लगता है कि हम जो सपने लेके यहाँ पे आए थे वो पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हमने जो अपने माता पिता को सपने दिखाए वो पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। मैंने इस पल का पिछले 10 वर्ष से बहुत बेसब्री से इंतजार रहा है मेरा कि जब हम टेस्ट सीरीज नहीं देते हम सीधे पेपर देने चले गए तो क्या होता है कि हम बहुत छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। कहीं हम गोला फुलफिल नहीं कर पा रहे अच्छे से, हम प्रेशर मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। सर कई कोचिंग वाले आपको हाथ ऐसे रखने हैं, आपको ये नहीं करना है वो नहीं करना है, इनको मत फॉलो कीजिए, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने नॉलेज पे, अपनी पर्सनालिटी पे काम कीजिए और सर इसका बहुत सकारात्मक परिणाम भी मिलता है। सर दोस्तों, आज हमारे बीच हैं मयंका चौरसिया जी, जिनका 2023 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की अंतिम सूची में डीवाईएसपी के पद पर चयन हुआ है, जिसमें इन्होंने 10वीं रैंक हासिल करी है। तो दोस्तों, आज के इस इंटरव्यू में ये एक सिर्फ सिलेक्शन की कहानी हम नहीं देखने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे हार, आंसू और हिम्मत की वो दास्तां, वो कहानी जिसने सफलता के मार्ग को सुनिश्चित किया। और आज आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हैं मयंका चौरसिया जी। सबसे पहले कर्मा परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत स्वागत भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आज हम उस कहानी के बारे में जानेंगे जिसने मैम को इस पद पर चयन किया। तो मैम, पहला सवाल कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया जी, और जब आपने रिजल्ट देखा तो सबसे पहले आपका रिजल्ट देखने वाला कौन था? जी, चूँकि सर मैं लाइब्रेरी में थी, मैं पढ़ रही थी, तो उस दिन मतलब रिज़ल्ट आने के पहले लगभग पता चल जाता कि रिज़ल्ट आने वाला है, तो मैं मेरी फ्रेंड के साथ थी। तो 7:05 पे रिज़ल्ट आया, तो मेरी फ्रेंड ने फ़ोन चेक ही कर रहे थे हम, तो आयोग की साइट पर गए, तो देखा रिज़ल्ट। तो मैं बाहर आई, चूँकि मैं 3 बार से असफल रही, तो मुझे थोड़ा-सा डर था अंदर से, मैंने कहा इस बार मैं रिज़ल्ट नहीं देखूँगी। तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, तो उन्होंने रिज़ल्ट देखा और हम लोगों ने चेक किया ऊपर लिस्ट इसे डिप्टी कलेक्टर पे, वहाँ नहीं था, लेकिन दिमाग में कहीं नहीं था उसमें माइंड में कि सिलेक्शन तो होना चाहिए। तो फिर मेरी फ्रेंड ने कॉल किया तो देखा डिप्टी एसपी के पद पर चयन था, तो उन्होंने बोला कि बहुत बहुत बधाई हो और तुम डिप्टी एसपी बन गई। तो ये पल बड़ा ही भावुक पल होता है जी। जब आपको पता चला कि आप डीएसपी के पद पर चयनित हो चुकी हैं। तो सबसे पहला कॉल आपने किसको किया था? चूँकि सर मैं बहुत ज़्यादा भावुक थी, मैंने इस पल का पिछले 10 वर्ष से बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहा है मेरा। तो मैं पहले 10 मिनट तो मैं बहुत रोई लाइब्रेरी के बाहर, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने रोते रोते ही मेरे पिताजी को सबसे पहला कॉल किया और मैं इतना ज़्यादा भावुक थी कि मैं कॉल करके सीधे उनसे रोने लगी। तो मेरे पिताजी को लगा कि क्योंकि उनको पता, मैंने बता दिया था कुछ देर पहले कि रिज़ल्ट आने वाला है, तो मेरे पिताजी को लगा कि शायद मेरा इस बार भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मेरे पिताजी ने बहुत एक दबी आवाज़ में बोला कि कोई बात नहीं बेटा, और थोड़ा हिम्मत दिखा दी कि अगली बार भी आपका मेंस है, आप उसमें आपका फिर से चयन हो जाएगा, अपन फिर से मेहनत करेंगे। तो फिर मैंने, और मुझे रोते हुए मैंने मेरे पिताजी से बोला कि नहीं पिताजी, इस बार मैं डिप्टी एसपी के पद पर चयनित हो गई हूँ। और मेरे पिताजी भी बहुत ज़्यादा भावुक थे इस समय। तो ये आज स्टूडियो भी थोड़ा भावुक हो गया कि ये पल बड़ा गंभीर होता है, और वो भी तब किसी की कहानी काफ़ी छोटी होती है, जर्नी छोटी होती है, किसी की जर्नी बहुत लंबी होती है। तो हमारे साथ जो मयंका जी हैं, इनकी जर्नी काफ़ी लंबी रही, बार बार उन्होंने उस पल को फेस किया। और तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। सच में ये पल बहुत गंभीर होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप चयनित हुई। तो यहाँ से आप सभी लोगों को सीख ये मिलती है कि आपके माँ बाप, आप किसी भी परिस्थिति में रहो,
जैसे कि मैम ने बताया कि इस वक्त भी जब वो खुशी की बात बताने वाली थी तब भी उन्होंने एक हिम्मत दी, वो जज्बा दिया कि आप आगे और कुछ कर सकती हैं। तो मैम थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएंगे जी। और इस जर्नी को आपने कहाँ से प्रारंभ किया था? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि सभी के जैसे हम ग्रामीण तबके से आते हैं जी सर। तो हमारा एक सपना, एक क्लियरिटी नहीं होती अपने कि हम क्या करना चाहते हैं। तो वो कौन सा पल था, वो कब आपने सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए? जी। सर मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो मैं 2015 में जब थर्ड ईयर था मेरा, तो उस समय पे कैंपस आने लगी थी, तो मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था मुझे कि कैंपस में बैठना है कि नहीं। क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर है, वो भी सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रही थी और मेरे भाई। तो उन लोगों को बहुत सपोर्ट रहा, उन दोनों ने ही मुझे कहीं न कहीं सपना दिया। उन दोनों ने कहा कि नहीं तुम्हारे जो क्वालिटीज़ हैं वो सिविल सर्विसेज़ के लिए है, तुम वहाँ ट्राई करो। तो फिर इसके बाद जब उन्होंने मुझे 2-3 बार बहुत ज़्यादा फ़ोर्सफुली बोला कि नहीं सिविल सर्विसेज़ में ही जाना है, तो फिर मेरा एक डिसीजन वहाँ से मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं अब मुझे करना है तो सिविल सर्विसेज़ ही करना है। मैंने कोई भी कैंपस सिलेक्शन में मैं बैठी नहीं और मैंने 2015 से ही तैयारी शुरू कर दी थी। तो एक बड़ा अच्छा सवाल मेरे मन में आया कि 2015 में जब मयंका जी आपने तैयारी की शुरुआत की जी। और आज की मयंका चौरसिया जी जो कि डीवाईएसपी के पद पे चयनित है, तो अगर कोई एक सलाह देना हो आपको उस मयंका को जहाँ से उसने तैयारी स्टार्ट करी थी और जो सफ़र तय किया, जी। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं पुरानी मयंका को केवल एक ही सलाह देना चाहूँगी कि मेरी सर जो मिस्टेक रही है वो ये थी कि सर मैंने मेंस में बहुत मल्टीपल सोर्सेस यूज़ किए। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये नोट्स भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ और वो भी पढ़ लूँ। तो जब तक मैंने सब मल्टीपल सोर्सेस रखे तो मेरा मेंस कभी नहीं निकला। फिर जब एक दिन मैंने बहुत ज़्यादा फाइंड आउट किया कि ऐसा कहाँ गलतियाँ हो रही हैं कि मैं मेंस मेरा भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो मैंने उस दिन सबसे पहले मैं गई टेबल पे बैठी तो मैंने बुक से देखी। मैंने देखा कि मेरे मतलब किसी एक यूनिट से या एक टॉपिक्स की 2-2 बुक्स रखी हुई हैं। तो मैंने सबसे पहले अपनी टेबल से उन बुक्स को हटाया जो मुझे लगा कि इनकी आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। और उसी दिन अपनी एक जो मैं डायरी मेंटेन करती थी तो मैंने उसमें ही हर मतलब जो टॉपिक्स है उसके लिए एक-एक बुक लिख दी और बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लोग बुक्स पढ़ते हैं तो उनका भटकाव हो जाता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये भी कर लूँ, लेकिन मैंने इस पे सेल्फ कंट्रोल बहुत रखा कि नहीं मुझे एक ही बुक पढ़नी है। तो मैंने एक ही बुक पढ़ी। तो मैं एक जो शॉर्ट में आपने बोला कि सलाह वो है कि आप मल्टीपल सोर्सेज की जगह एक ही सोर्स लीजिए, उनका मल्टीपल रिविजन कीजिए। तो दोस्तों आप सभी लोगों को एक जो की पॉइंट समझ में आया होगा कि आपको भटकाव ही जी। असफलता का एक कारण होता है। जी। तो भटकाव नहीं रखना चाहिए, ये आप लोगों को सीख मिलती है। कहानी में अपन आगे बढ़ेंगे मैम। आपने पहला अटेम्प्ट कब दिया था और अंतिम अटेम्प्ट आप कब देंगी? जी। सर पहला अटेम्प्ट मेरा 2016 का था और अंतिम तो अभी सर मैं 2023 में डिप्टी एसपी के पद पर चयनित हो चुकी हूँ। और सर अब मेरा सवाल इसलिए था कि कहीं ना कहीं मैम अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि एक उम्मीद अभी और बनी हुई है। सर सेटिस्फाई तो ऐसा कि सर मैं पूर्णतः सेटिस्फाई तो सर कोई भी नहीं होता है, सभी को लगता है कि थोड़ा सा और, लेकिन सर अभी मेरे पास एक मेंस 2025 का तो एक अंतिम प्रयास है। बाकी मैं सर डिप्टी एसपी के पद से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। कहीं ना कहीं मेरा ड्रीम भी था कि मुझे डिप्टी एसपी का एक पद जो होता है वो मिल जाए, मैं वर्दी पहन लूँ, ये स्टार्टिंग से ही था दिमाग में। तो अब 25 का मेन से यदि सर लगा तो देना है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, मैं सेटिस्फाई हूँ फुली। तो इसी के साथ अगला सवाल थोड़ा सा अब हम उन स्टूडेंट्स के लिए जो लगातार इन इंटरव्यूज़ के माध्यम से अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपने आप को तैयारी के लिए एक बार फिर से खड़ा करते हैं। तो जैसा कि आपकी जर्नी में आपने बताया कि बहुत सारी असफलताओं का आपको सामना करना पड़ा, तो उन विद्यार्थियों के लिए वो क्या सलाह रहेगी, वो क्या रणनीति रहेगी जिससे उनको जो इस एग्ज़ाम के 3 पड़ाव होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो इन तीनों पड़ावों के लिए आप संक्षिप्त में क्या सलाह देना चाहेंगी? क्या रणनीति होनी चाहिए जो सभी लोग उसको फॉलो कर सकें? तो बताइएगा मैम। जैसे कि सब प्रीलिम्स की बात करते हैं अपन,
तो प्रीलिम्स में सर सबसे पहले आपको जो काम करना है अपनी स्ट्रेटजी में, वो है सबसे पहले आपको पुराने पेपर्स देखना है। जो पुराने वर्ष में पेपर हो चुके हैं उनको बहुत बारीकी से एनालाइज करना है कि क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। सिलेबस को आपको डेली, मतलब ये कि आपको पढ़ने जब बैठ रहे हैं लाइब्रेरी में रूम पे, तो आप सिलेबस को देखिए कि आज मुझे ये पढ़ना है तो इस यूनिट में क्या क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है कि हम बैठ जाते हैं, बुक लेके हम बैठ गए, सिलेबस का पता ही नहीं है बच्चों को। तो आप सिलेबस और जो PYQs हैं उनको बहुत ज़्यादा एनालाइज कीजिए। जब आप इनको एनालाइज करते हैं तो आपको आगे का एक जो होता है ना कि आगे अपन को क्या करना है ये समझ में आ जाता है। प्रीलिम्स में मैं वही बोल रही हूँ कि एक ही सोच रखिए, क्योंकि प्रीलिम्स सर पूरा फैक्चुअल है। आपको यहाँ पे हजारों फैक्ट याद रखने पड़ते हैं। एक सोर्स उठाइए, मल्टीपल रिवीजन, जितना आप कर सकते हो उतना रिवीजन कीजिए। टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सर क्या होता है कि जब हम टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं, हम सीधे पेपर देने चले गए, तो क्या होता है कि हम बहुत छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। कहीं हम गोला फुलफिल नहीं कर पा रहे अच्छे से, हम प्रेशर मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। जब आप टेस्ट सीरीज करते हैं तो इनसे क्या होता है, हम छोटी छोटी गलतियों से बच जाते हैं, है ना। मेंस की बात करें तो सर मेंस में शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि सर जब हमारा पेपर होता है। 1 मिनट मैम, थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। हाँ। जैसे कि आपने शॉर्ट नोट्स की बात करी जी, तो क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और अगर आपने बनाए थे तो क्या हर विद्यार्थियों को शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए? बहुत बार हमने कुछ इंटरव्यूज में ये समझ में आया, कुछ लोगों की सलाह यही रहती कि नोट्स जो कोचिंग के होते हैं वो कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, क्या उसके बावजूद भी नोट्स बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, ये थोड़ा सा विद्यार्थियों के मन में रहता है, तो उसको लेकर क्या सलाह रहेगी? सर जैसे कि मैंने तो शॉर्ट नोट बनाए हुए थे, क्योंकि सर जो हमारा मतलब एग्ज़ाम होता है मेंस का, वो 6 दिन कंटिन्यूस होता है। और सर हमें मेंस में सर सिलेबस इतना वास्ट है कि आप हर बार बुक से रिवीजन नहीं कर सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं 20 से 25 पेजेस का हर एक मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है, या फिर अब जैसे यूनिट्स आ गई हैं, तो जैसे कि मैंने किया था कि सर यूनिट्स को डिवाइड कर दिया था 20 से 20 पेजेस में, और सबके एक जिस्ट बना लिया था। इसमें क्या होता है सर, बार बार रिविजन हो जाता है और हमारे दिमाग में जो हमें लिखना है वो छप जाता है कि ये हमें डाल के आने पॉइंट्स। रही बात कुछ सब विद्यार्थियों की होती है कि वो लोग शॉर्ट, कई ऐसा भी है सर, मेरे भी कई फ्रेंड थे जो शॉर्ट नोट नहीं बनाते थे। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप हाईलाइट कर सकते हैं, कि जब आप किताब कोई भी नोट्स ले लीजिए, किसी को बुक से पढ़ने का शौक होता है, किसी को नोट्स से होता है, तो आप नोट्स ले लीजिए, बुक्स लीजिए, तो आप हाईलाइट कीजिए जो की पॉइंट है, जो आपको लगता है कि अगर ये टॉपिक आया यहाँ से तो मुझे ये पॉइंट डालना ही है, इस पॉइंट के बिना वो क्वेश्चन की डिमांड पूरी ही नहीं हो रही है। और मेंस के लिए एक बहुत ज़्यादा जो पिलर है मेंस का, आंसर राइटिंग। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज नहीं जा पा रहे हैं, आप घर में टाइमर लगा के लिखिए, क्योंकि आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि जो क्वेश्चन आया है वो क्या है। कई बार क्या होता है सर, हम जब मेंस एग्जाम में जाते हैं हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं। तो आपको आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस करना है। अब ये मेंस की रणनीति थी। इसी के साथ सर मैं इंटरव्यू के लिए बताना चाहूँगी कि इंटरव्यू में आपको अपनी पर्सनालिटी पे बहुत काम करना है। आपको मतलब आपने जो डेफ है, आपका एक व्यक्तिगत विवरण फॉर्म होता है, उसमें आपके बारे में जो जो जानकारियाँ लिखी हैं आपने, आपका नाम क्या है, तो नाम का अर्थ क्या है, आपका जन्म स्थान क्या है, उसके बारे में आपको सारी जानकारियाँ। और इसमें सर आपको स्किल पे बहुत काम करना है कि कैसे आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है आयोग के जो हमारा बोर्ड है उनके सामने। और इसमें मैं एक सलाह देना चाहूँगी जो कि मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, कि आप अपने आप को सरल रखिए जो आप हैं। आप ये मत जाइए कि आप एक रोबोट बन के चले गए, क्योंकि सर कई कोचिंग वाले आपको हाथ ऐसे रखने हैं, आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इनको मत फॉलो कीजिए, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने नॉलेज पे, अपनी पर्सनालिटी पे काम कीजिए, और सर इसका बहुत सकारात्मक परिणाम भी मिलता है। सर चूँकि मैं 3 बार से फेल हो रही थी, तो मैंने जब अपनी गलती फाइंड आउट की तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी पर्सनालिटी पे काम ना करके जो मार्केट में चल रहा है कि मुझे ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ये करना, इस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। इस बार सर मैंने एक भी मौका नहीं दिए थे, एक ही मौका दिया था मैंने, उसमें मुझे समझ में आ गया था कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ। फिर मैंने सब पूरा अपना जो समय है मैंने खुद पे दिया, और सर इसका बहुत सुखद परिणाम हुआ कि सर मेरे 144 मार्क्स हैं इंटरव्यू में आउट ऑफ 175।
बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है कि इंटरव्यू में इतने मार्क्स जी। लाना, ये आपकी सरलता का ही परिणाम रहा है। जी। तो अब थोड़ा-सा ये तो थी रणनीति वाला पक्ष। अब ये तो हर विद्यार्थी अब फ़ॉलो कर रहा है। अब इसके बाद जो एक स्टेज आती है समाज वाली, जी। मोटिवेशन वाली, स्ट्रेस आ रहा है। आखिरी बार आप कब रोए थे? जब आपको लगा था कि यार अब सब खत्म हो गया है और अब शायद मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, या जिस चीज़ के लिए मैं आई थी वो तो मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा कब लगा? और फिर वहां से आपने अपने आप को कैसे खड़ा किया और कैसे हिम्मत जुटाई? जी। सर, जब जर्नी लंबी हो जाती है और हम बार-बार असफल होते हैं, तो सर हर दिन आपको रो के ही सोना होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि सर यदि आप 1 साल में सफल हो गए तो सर कोई रोना नहीं, आप तो निकल गए। लेकिन क्योंकि सर मेरी जर्नी 10 वर्ष की थी, मुझे लगातार मेंस में भी फेलियर मिले हैं, मुझे लगातार इंटरव्यू में फेलियर मिले हैं। तो लेकिन सर एक जब पॉइंट आया जब मुझे लगा कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं, वो था सर 18 जनवरी 2025, जब मेरा रिजल्ट आया 2022 का और फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। तो थोड़ा सा सेल्फ डाउट होना स्वाभाविक है, और मुझे लगा भी कि शायद पता नहीं पीएससी मेरे लिए तो नहीं है। और निश्चित तौर पे सर मैं तो बहुत रोई रिजल्ट देख के, क्योंकि सर मुझे लग रहा था कि इस बार मेरा शायद नाम आ जाएगा। तो मैंने मेरे पिताजी को ही अक्सर मैं कॉल करती हूँ जब मैं निराश होती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आशावादी पर्सनालिटी है मेरे पिताजी। तो मैंने कहा कि पता नहीं पिताजी, सबका होता जा रहा है, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट फ्रेंड निकल चुके थे और मेरा हो पाएगा कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आराम से हो जाएगा, एक प्रयास और करते हैं। तो मेरे परिवार का सपोर्ट सर इस जर्नी में बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के सपोर्ट के बिना यहाँ बैठ ही नहीं पाती हूँ, आज जो मैं आपके सामने दे रही हूँ इंटरव्यू। तो फिर मैंने खुद को समझाया, मैं गई और मैं बहुत रोई रिजल्ट देखने के बाद, बहुत बहुत रोई। 1 घंटे मैं वापस आई, 1 घंटे रोने के बाद मैं लाइब्रेरी आई। ये तो और सर उसके जस्ट 15 से 20 दिन के बाद प्रीलिम्स था 2025 वाला। तो मैं पढ़ रही थी, आंसू गिरते जा रहे थे, पढ़ रही थी, आंसू गिरते जा रहे थे। क्योंकि सर सबसे मुश्किल काम होता है इस जर्नी में कि सर जब आप टॉप से गिरते हैं सीधे धरातल नीचे पे, आना होता है। फिर अपने आप को उठा के फिर से टॉप पे ले जाना। आपको हर दिन लगता है कि हम जो सपने लेके यहाँ पे आए थे वो पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हमने जो अपने माता पिता को सपने दिखाए वो पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे उस पॉइंट पे। लेकिन हाँ सर, यहाँ पे एक एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि यदि आप उस पॉइंट पे खड़े हो गए, आपने खुद को अंदर से समझा लिया कि नहीं तुम कर लोगी, यहाँ तक आए हो, नहीं कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं जो तुम्हें ऊपर तक ले जाएंगे। अगर आपने इस पॉइंट पे आपने खड़ा कर लिया, फिर आपको कोई गिरा नहीं सकता। जो मेरा टर्निंग पॉइंट था वो मेरा 2022 का रिजल्ट था। मुझे लगा कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर सब मेरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया। मैंने खुद को समझाया कि नहीं, मैं 3 बार इंटरव्यू दिया है मैंने, कोई बात नहीं, एक प्रयास और करते हैं। क्योंकि दिमाग में ये था कहीं कहीं जो गुच्छे की आखिरी चाबी है वो भी ताला खोल देती है। मैं आई, मैंने जितना मुझे रोना था उस दिन मैंने रो लिया। और उस दिन मुझे याद है कि जब मैं फेल हुई, लाइब्रेरी में पढ़ने आई तो जलेबी खाई थी मैंने, रोते हुए ही खाई थी। तो मैंने उस दिन ये डिसाइड किया था माइंड में कि अगली बार जब भी रिजल्ट आएगा तो लड्डू जरूर खाऊंगी। उसके बाद मैंने कभी आंसू नहीं बहाए, और फिर आखिरी आंसू मेरा रिजल्ट पे ही गिरे, वो खुशी के आंसू थे। तो ये था आपकी जर्नी, और इसमें अब थोड़ा सा हम समाज वाले पक्ष पर बात करेंगे। अक्सर हमारी मुख्य परीक्षा में हमारा विषय भी समाज शास्त्र हमको बहुत कुछ समाज के बारे में ज्ञान कराता है। तो आपकी जर्नी जब से स्टार्ट हुई और आज आप सफल हैं, तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं समाज को इस नज़रिए से देखते हैं कि समाज आपको ऐसा बोलता है, ऐसे ताने देता है, और होता भी है बहुत सारी जगह। आपके नज़रिए से समाज कैसा है? क्या इन 10 सालों में वो समाज वैसा ही दिखाई दिया जैसा था? वही ताने, वही बातें, और क्या आज आपने उस समाज को बदलते हुए देखा? जी सर, मेरा तो अनुभव ये रहा है 10 वर्ष में कि सर हमारा अब जो समाज है वो इतना ज़्यादा जागरूक हो गया है कि चाहे कोई भी बच्चा हो सबको सपोर्ट करते हैं। जैसे मेरा भी सर 10 वर्ष से नहीं हो रहा था,
लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि समाज मुझे और बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, या फिर मुझे ये कह रहा है कि नहीं नहीं अब छोड़ देनी चाहिए तैयारी, नहीं। और मतलब सर समाज का एक कहीं ना कहीं सपोर्ट रहता है। मैं भी सर इतना तैयारी कर पाई पीसफुली इसलिए क्योंकि मुझे ये सुनने में नहीं आया कि समाज ऐसा कह रहा है, लोग ऐसा कह रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा फ्री थी इस चीज़ से। और जब सर मेरा सिलेक्शन हुआ, सच में सर मतलब परिवार तो खुश होता ही है, लेकिन सर मेरे समाज में, मेरे ज़िले में, हमारी तहसील में इतना ज़्यादा सर भव्य स्वागत हुआ मेरा कि ऐसा लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं है, ये इन सब लोगों का सिलेक्शन है। सर इतने खुश थे लोग, बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी खुशी को देख के मुझे लग रहा था कि संघर्ष मेरा सफल हो गया। तो दोस्तों, जैसा कि मैम ने बताया, तो आज हमारी इस इंटरव्यू में एक नई बात सामने आई कि समाज अब वैसा नहीं रहा। समाज को हम लोग बहुत बार दोष देते हैं, लेकिन हमारे समस्त लोगों के प्रयासों से इसमें लगातार बदलाव आ रहे हैं। सकारात्मक नज़रिए से हमें देखना चाहिए और वही हमारे आसपास होने लगता है। बिल्कुल। अब चूंकि बात समाज की निकली है और आपके संघर्ष की कहानी पिछले 10 वर्षों की है, तो हम शादी वाले मुद्दे पर क्यों, इसको कैसे अपन भूल सकते हैं, जो कि समाज का अगर प्रताड़ित करने का, ताने देने का जो एक बोलते हैं कि व्यवहारिक स्वरूप रहा है, उसमें शादी को लेकर क्या चेंजेस आए हैं? सर जैसे मैंने बोला है कि समाज एक सकारात्मकता दिखा रहा है। चूँकि सर मैं बुंदेलखंड से हूँ, ऐसा कहा जाता है वहाँ का समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। लेकिन सर मुझे ऐसा लगा कि समय के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस मुझे समाज में देखने को मिले। मैंने सर देखा है कि हमारे बुंदेलखंड की लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं। अभी आप क्रिकेट में ही सुश्री क्रांति गौड़ जी का नाम ले लीजिए, हमारे बुंदेलखंड से हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और नित्य नए वहाँ से आप देखेंगे सब प्रतिमाएं खेल के क्षेत्र में, वो शिक्षा के क्षेत्र में उभर रही हैं। क्योंकि सर हमारा समाज, हमारे जो परिवार है बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, लड़का हो या लड़की, सब लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और यदि समाज में ही सर, यदि समाज के लोगों को, उनके परिवार के लोगों को, बच्चों के परिवार के लोगों को लग जाता है कि हमारा बच्चा कुछ कर रहा है और इसमें सफल हो जाएगा, तो सर मुझे नहीं लगता कि अब शादी जैसी चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा फोर्सफुली करता है। पूछ लेते हैं बच्चों से करना है, नहीं, बच्चे ने बोल दिया कि नहीं, तो सर रुक जाते हैं। जैसे सर मेरा ही बहुत ज़्यादा मुझे शादी का कोई प्रेशर नहीं रहा कि शादी करनी है, तो ऐसा। बिल्कुल ये प्रभाव रहा समाज का, जो अक्सर कभी माता पिता, मुझे नहीं लगता कि ऐसा बच्चों के बारे में सोचते हैं, पर जहाँ तक मेरा खुद का बहुत छोटा सा अनुभव ये रहा है कि समाज जरूर उस चीज़ के लिए प्रेरित करता है। तो एक नई बात आज के इंटरव्यू में सामने आई कि समाज भी आपके साथ होता है, बशर्त आपकी सोचने का, समझने का, देखने का नज़रिया सकारात्मक होना चाहिए। तो अब इंटरव्यू में अपनी इस कहानी में हम अंतिम छोर पर पहुंच रहे हैं। तो मैम, अब उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी तैयारी प्रारंभ करी है और जो लोग पिछले 5-7 सालों से इसी दिन का इंतजार है जिसका आपको था, तो उनके लिए अब आगे की राह क्या होनी चाहिए, जो आपके नज़रिए से आपको लगता है कि इसको अगर फॉलो करेंगे तो उन सभी लोगों के लिए बहुत सही साबित होगा, उनकी सफलता में उपयोगी होगा? जी सर, पहली बात करते हैं जो 5 से 7 वर्ष से लगे हुए, मैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो उसे ये मत लीजिए कि हम हमेशा असफल होते रहेंगे। सर मेरा भी अनुभव रहा है कि असफलता हमें कहीं ना कहीं कुछ सिखाने के लिए आती है। जब हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं ना, तो निश्चित तौर पर सर हम सफल होते हैं। तो अगर बार बार असफल हो रहे हैं तो अपनी गलती फाइंड आउट कीजिए। ये कोशिश कीजिए कि जो गलती आपने अभी तक करी हैं उनको दोबारा ना दोहराएं। दूसरा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, ये सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर सर आपको स्वयं को विश्वास है ना कि मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, तो अंततः सर आप कर लेते हैं। और तीसरा कि सर धैर्य। जब हमारा ये जो जर्नी है वो 5 वर्ष से ऊपर हो जाती है, तो सर हर दिन कहीं ना कहीं हमारा जो सबसे ज़्यादा चीज़ में कमी आती है वो धैर्य में। हमें हर दिन लगता है कि मतलब कैसे हो पाएगा, क्या बोलूँगा मैं अपने परिवार में। तो धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि सबका दिन आता है। अगर रात है तो सुबह भी होती है।
बिल्कुल। तो मैम नए विद्यार्थियों के लिए जो जिनको लगता है कि हमें इतना लंबा सफ़र नहीं तय करना है और मुझे लगता है कि हम जो असफलताएँ हैं, दूसरों के जो सलाह है, उससे हम बहुत बिल्कुल, सी गलतियाँ नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो नए विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित हो जाए, जिनको ज़्यादा समय ना बिताना पड़े और उनको जल्दी सफलता मिल जाए। तो जो गलतियाँ आपने करी जी। और जो जिसकी वजह से आपको वक़्त लगा, तो वो आप साझा करें ताकि वो विद्यार्थी जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं वो एक हिम्मत के साथ, एक सही रणनीति के साथ वो तैयारी कर सकें और वो समय रहते और कहना चाहिए कि कम समय में सफलता हासिल कर सकते हैं। जी सर, सर पूरा खेल एक स्ट्रेटजी का है पीएससी में। आप अपनी रणनीति बहुत अच्छी बनाइए। मल्टीपल सोर्सेस की जगह एक ही सोर्सेस रखिए, मल्टीपल रिवीजन करिए। दूसरा कि आप अपना जो फ्रेंड सर्कल भी बनाएं, वो ऐसा बनाएं जिसमें सब पढ़ने वाले हों। ऐसा नहीं हो कि सब अलग अलग उसमें जा रहे हैं, कोई किसी चीज़ में लगा हुआ है। क्योंकि सर मुझे लगता है कि इस जर्नी में फ्रेंड सर्कल कैसा है, ये आपकी उस पे पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। और तीसरा ये कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें अनुशासन और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने 4 घंटे पढ़ लिया या 12 घंटे पढ़ लिया, कल आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। अगर आप आज 4 घंटे पढ़ें तो कल भी आप 4 घंटे दीजिए। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। जो भी करिए सर, बहुत बोलते हैं शिद्दत से कीजिए, अपना 100% दीजिए। कई बार ये होता है सर, जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत फिजूल की बातें आती हैं। प्रीलिम्स होगा कि नहीं, अब इतना कट ऑफ जाएगा, ये वो। तो ये मत सोचिए। जो हमारे भगवत गीता में भी कहा गया निष्काम कर्म है, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। और नोट्स अपने मेंस के ज़रूर बनाइए, क्योंकि अगर हमारे नोट्स बने होते तो सर में रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है और हमारी मार्किंग बहुत अच्छी होती है। और इंटरव्यू में भी सर मैं वही बोलूँगी, अपना सरल स्वभाव जैसे आप हैं। एक आखिरी सवाल मैम, जैसे बच्चा जब पहली बार तैयारी करने आता है इंदौर शहर में, तो वो बड़ा कंफ्यूज रहता है कोचिंग्स को लेकर। उसे तो बाद में पता चलता है, जैसा कि आपका भी अनुभव रहा होगा, कि एक्चुअल में किस चीज़ का योगदान रहा। तो कोचिंगों का चयन करने में और दूसरी चीज़, क्या कोचिंगों का योगदान सिलेक्शन में होता है, नहीं होता? इसको लेकर आपकी क्या राय रहेगी उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी मन में सोच रहे हैं कि कोचिंग ज्वाइन करूँ, ना करूँ, कैसे पढ़ाई करूँ? और अभी एक नया स्ट्रीम बड़ा चल रहा है कि ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें चल रही हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय रहेगी और क्या मार्गदर्शन रहेगा? जी सर, कोचिंग को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपको लगता है कि आप एक सही डायरेक्शन आप चाहते हैं तो आपको कोचिंग जाना चाहिए। क्योंकि सर कई बार क्या होता है कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हम अपनी सीनियर्स से, अपने फ्रेंड लोगों से गाइडेंस लेते हैं, जो कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम टेकन है ना। जब आप एक किसी भी कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है सर, एक पर्टिकुलर सिलेबस रहता है, तो वो आपको क्या है सर, एक मार्गदर्शन दे देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नए हैं इस फील्ड में तो भले ही आप 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए आप मेंटरशिप जरूर ज्वाइन कीजिए। आप कोचिंग जाइए, अपने एक मेंटोर देखिए। और क्योंकि सर इससे कई बार हमारा जो समय लगता है बहुत ज़्यादा, वो बच जाता है। और ऑनलाइन का सर, मैंने तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, मैं तो सब बुक्स पे ही रिलाय रहा है। और यदि आपका ऐसा है कि आपका कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल, कि आप कहीं ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते कुछ और रील नहीं चला रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं वही कर रहे हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी सर अच्छे हैं। तो अब इस कहानी को अपन अंतिम बिंदु पर लेकर जी। चलते हैं कि जो सभी लोग का कहना आता है, जैसे कि आपने भी बताया कि परिवार का, समाज का, ये परिवार से अलग कोई ऐसा आपके जीवन में है जिनका आपकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहा हो, जी। या आपकी नज़रिए से लगता है कि उनका योगदान अगर नहीं होता तो शायद मुझे और भी चीज़ें फेस करनी पड़ती जो उनकी जरिए वो फेस नहीं करना पड़ा? जी। और सर परिवार के सपोर्ट के अलावा अगर सर मैं बात करना चाहूँगी तो सर मेरी रूममेट जया, सर मुझे लगता है कि इनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। सर जितनी बार मैं असफल हुई, मुझे लगता है कि मेरे आंसुओं से ज़्यादा उसके आंसू थे हर बार। और एक बार होता है कि सर जब बार बार गिरते हैं तो सर कहीं ना कहीं आपको हर दिन उठाने वाला चाहिए।
तो वो मेरी रूममेट थी। जब भी मैं उससे कई बार बोलती कि अरे अब नहीं हो पाएगा, अब छोड़ देना चाहिए, तो वो बोलती थी नहीं, मैं आपको यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगी। तो सर उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरी इस जर्नी में, बहुत ज़्यादा सर। और जो है 2023 के मेंस में जो मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ इसमें, सर उसमें मेंस में उसका सर बहुत ज़्यादा योगदान रहा। एक मुझे कभी लगा ही नहीं कि एक होता है कि मेंटोर आपका होना चाहिए एक जर्नी में, तो सर वो मुझे तक मेरी मेंटोर थी, उसने सर मुझे बहुत ज़्यादा संभाला जब मैं बार बार असफल हुई। तो दोस्तों यहाँ से आपको सीखने को मिलता है कि जया जी जैसी आपकी मेंटोर, आपकी रूममेट होना चाहिए। तो दोस्ती या जहाँ पर आप रह रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, लेकिन कोशिश करें कि आपका जो साथी हो वो आपको सपोर्ट करने वाला हो और आप भी उनको उतना ही सपोर्ट करें। बिल्कुल सर। तो ये थी कहानी एक हार, आंसू और सफलता की। कर्मा परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता है और आने वाले समय में उन विद्यार्थियों के लिए एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप भी जो अभी पढ़ रहे हैं, आपका भी यही दिन आने वाला है। आपको भी अपनी एक ऐसी कहानी लिखनी है, एक ऐसी कहानी बतानी है जिसके लिए आप आज मेहनत कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।